बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बच्चों, ये नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ये सब टर्म्स आपने पहले भी सुने होंगे। एंड स्टडी ऑफ ग्रेविटी या स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमको बहुत सारी एक्टिविटी या बहुत सारे फिनोमिना जो हमारे अराउंड में हो रहे हैं उसके हमको आंसर्स मिलेंगे, साइंटिफिक आंसर्स मिलेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। आपने वो न्यूटन का कहानी सुना होगा या पढ़ा होगा स्कूल में कि जो ग्रेविटी है इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट न्यूटन एंड एप्पल ट्री। वो एक फेमस स्टोरी है कि एप्पल फेल ऑन द हेड ऑफ न्यूटन एंड न्यूटन स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्रेविटी। उसके बाद वो ग्रेविटी को उसने इन्वेंशन किया। सबसे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन? ये जो वर्ड ग्रेविटेशन है उसका मतलब क्या है? तो बेसिकली ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। का मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज है, फिर वो स्मॉल बॉडी हो या लार्ज बॉडी हो। स्मॉल बॉडी का मतलब कितने स्मॉल? तो एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। एंड लार्ज बॉडी का मतलब कितने लार्ज? तो एज बिग एज प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो ऑल द बॉडीज इन आवर यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies in the universe. So every body in the universe attracts every other body with the force that is called force of gravitation. उसको बोलेंगे force of gravitation. Okay? And gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. वो जो force of attraction होगा दो bodies के बीच में, उस force of attraction को नाम दिया है gravitation. अभी ये भी हमको समझना है कि ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी सेम है क्या? जनरली हम लोग इन दो टर्म्स को सेम ही मानते हैं। का मतलब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी हम लोग सेम कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करते हैं। पर बच्चों, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी ये दो वर्ड अलग है, ये दो वर्ड डिफरेंट है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। एंड ग्रेविटी में क्या होगा? वो जो दो बॉडी होंगे उसमें एक बॉडी होगा अर्थ। का मतलब प्लैनेट अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा टू एनी अदर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो बच्चों, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। Gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. And gravity is the force of attraction between Earth and any other body. का मतलब Earth जो bodies को attract कर रहा है, उस attraction को नाम दिया गया है gravity. तो what is gravity? It is the force of attraction between Earth and any object. अगर ग्रेविटेशन का एग्जांपल देना होगा तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द अर्थ। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चेयर एंड द टेबल। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो ये सब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गए। एंड ग्रेविटी का अगर एग्जांपल देना होगा तो अगर हमने किसी हाइट से जंप किया फ्रॉम द अर्थ सरफेस, समझो हम लोग सर्टेन हाइट पे है, वहां से हमने जंप किया तो वी फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। दैट इज बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो अर्थ जो हमको फोर्स अप्लाई करे दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अभी हम लोग ग्रेविटेशन का सबसे फंडामेंटल लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, द वेरी फंडामेंटल लॉ इन ग्रेविटेशन, जहां से ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले भी यहां से ही शुरू होंगे और ग्रेविटेशन का स्टडी भी इस फॉर्मूला से ही स्टार्ट होगा। हमको स्टडी करना है द वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द वेरी फंडामेंटल लॉ इन ग्रेविटेशन। To understand Newton's law, let us consider two particles या two object. Okay? इसमें फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है और सेकंड पार्टिकल का मास m2 है। यहां पे दो पार्टिकल हो सकते हैं या तो फिर दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। We can take any two bodies. Let m1 and m2 be their masses and let r be the distance between them. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये दो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन सेड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये जो फोर्स होगा ये मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा and this force is inversely proportional to the square of the distance between the two particles. So F is inversely proportional to r square and F is directly proportional to m1 into m2. का मतलब we can say F proportional to m1 m2 upon r square. यहाँ पे m1 m2 are in the numerator, का मतलब they are directly proportional. And r square is in the denominator, का मतलब f is inversely proportional to r square. So this is statement of Newton's law of gravitation. So Newton's law of gravitation says every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So we say F proportional to m1 m2 upon r square. अगले स्टेप में हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल G को यूज किया। तो इसे F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 upon r square, where capital G is a constant of proportionality, but gravitation में कैपिटल G को बोला गया है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई द वर्ड यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल क्यों बोला है? इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला है बिकॉज ये जो G होगा उसका वैल्यूज सब बॉडीज के लिए सेम होगा। तो स्मॉल बॉडी हो या लार्ज शेप बॉडी हो, सबके लिए कैपिटल G का वैल्यू सेम है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ SI यूनिट ऑफ G, G का यूनिट, G का डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर मुझे G का यूनिट फाइंड करना है तो मैं पहले G का फॉर्मूला अरेंज कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस G इक्वल्स टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो G का फॉर्मूला FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी इसमें इन सब वैल्यूज के यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दो। फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, बट r स्क्वायर इसके लिए मीटर स्क्वायर, मास किलोग्राम है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, तो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, विच वी कैन राइट दिस वे आल्सो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन का बन जाएगा डाइन, मीटर का बन जाएगा सेंटीमीटर एंड किलोग्राम का बन जाएगा ग्राम। तो इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अगर हमको डायमेंशंस फाइंड करना है, इस G के डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशंस ऑफ G इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ m1 एंड m2।
अभी बच्चों हमको फोर्स का तो डायमेंशन मालूम है. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t माइनस 2. ये होंगे फोर्स के डायमेंशंस, m1 l1 t माइनस 2. डिस्टेंस का स्क्वायर है का मतलब L2 हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, और मास m1, यहां पे भी m1, तो कितना होगा m2. तो इसको बस सिंप्लीफाई किया तो ऊपर m1 है, नीचे m2 है, तो कितना हो जाएगा m माइनस 1. L1 L2 कितना हो जाएगा L3 और t माइनस 2. तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2 यानी डायमेंशंस ऑफ g. ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वैल्यू कांस्टेंट है. इट इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज. सो वैल्यू ऑफ कैपिटल G जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और सीजे सिस्टम में G का वैल्यू कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ये होंगे G के वैल्यूज एसआई सिस्टम में और सीजे सिस्टम में. अगर हमको ये यूनिवर्सल कांस्टेंट G डिफाइन करना है तो इस G को डिफाइन करने के लिए सपोज हमने यही फॉर्मूला को रिफर किया, ठीक है. इसमें अगर मैंने m1 m2 को 1 kg लिया तो मतलब ये मास भी 1 kg है, ये मास भी 1 kg का. यूनिट मासेस, 1 का मतलब कितना यूनिट मासेस. और r को लिया मैंने 1 मीटर का मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर होगा. 1 का मतलब कितना वापस यूनिट डिस्टेंस. तो अगर ये दो यूनिट मास होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट होगा का मतलब m1 1 kg, m2 1 kg और r कितना 1 मीटर. तो अगर ये 1 मीटर, अगर ये 1 kg है, ये 1 kg है और ये 1 मीटर है तो ये पूरा 1 हो जाएगा. तो G कितना होगा? F. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस. इसका मतलब अगर ये दो मासेस यूनिट होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट होगा, तो जो फोर्स होगा इनके बीच का उस फोर्स को ही बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. अभी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म स्टडी करना है. वेक्टर फॉर्म का मतलब अभी हमको ग्रेविटेशनल फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. अभी जो इसके पहले हमने न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला स्टेट किया था दैट वाज ओनली मैग्नीट्यूड. क्या फॉर्मूला था बच्चों? F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. बट उसमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था. अभी हमको उसी फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके लिए सबसे पहले कुछ डायग्राम को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा. का मतलब ये जो दो फोर्सेस है इसको मैंने अभी प्रॉपर्ली लेबल कर दिया. इसको मैंने कॉल किया फोर्स F12, इसको मैंने कॉल किया फोर्स F21. फिर डायरेक्शन पर्पस के लिए मैंने दो यूनिट वेक्टर को भी ड्रॉ किया, बिकॉज यूनिट वेक्टर का रोल क्या है? टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में अगर आपने यूनिट वेक्टर लिखा है तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा? उसका डायरेक्शन बताएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा. तो यहां पे दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, एक है r12 कैप एंड दूसरा है यूनिट वेक्टर r21 कैप. r12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम m1 से m2 and r21 is a unit vector whose direction is from m2 से m1. ठीक है. तो सबसे पहले इन चार वेक्टर को ही हम लोग यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं. What is F12 vector? It is a force acting on m1 due to m2. ठीक है. What is F21 vector? It is a force acting on mass m2 due to m1. What is r12 cap? It is a unit vector directed from m1 to m2. And what is r21? It is a unit vector directed from m2 से m1. किसी भी फॉर्मूला को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको एक वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है. वो कौन सा फॉर्मूला है? वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. तो जब भी आपको किसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इसका यूज करना है, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. तो सबसे पहले हमारा वेक्टर कौन सा होगा? F12. तो मैंने लिखा वेक्टर F12. उसके बाद क्या आएगा? मैग्नीट्यूड. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स?
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ G m1 m2 by r स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अभी ये जो फोर्स F12 है, ये फोर्स F12 m1 पे एक्ट हो रहा है, बट अप्लाई किसने किया? m2 ने। इसका मतलब F12 का ओरिजिन m2 है और m2 से स्टार्ट होने वाला यूनिट वेक्टर r21 है। इसके लिए जब हम लोग F12 को एक्सप्रेस करेंगे तभी यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? r21, बिकॉज इस फोर्स का ओरिजिन m2 है, ये फोर्स किसने अप्लाई किया? m2 ने अप्लाई किया, और इस ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला यूनिट वेक्टर r21 है। बट इफ यू कंपेयर F12 एंड r21 के डायरेक्शंस, तो दोनों अपोजिट में है, दैट्स व्हाई यहां पे नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन इंप्लाइज F12 वेक्टर एंड r21 वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली वी कैन राइट F21, तो वेक्टर F21 इक्वल्स टू वापस क्या आएगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो यहां भी क्या आएगा? G m1 m2 by r स्क्वायर आएगा। बट F21 फोर्स m2 पे एक्ट हो रहा है, बट अप्लाई किसने किया? m1 ने। इसका मतलब इस फोर्स का ओरिजिन m1 है और m1 से स्टार्ट होने वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है? r12। इसके लिए मैंने यहां पे लिखा r12, बिकॉज इसका ओरिजिन m1 है ना, और इसका ओरिजिन कौन सा है? m2 है। अगेन इफ यू सी दीज टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने यहां पे क्या लिखा? नेगेटिव साइन। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म नेगेटिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म नेगेटिव होगा। एनी फोर्स विच इज अट्रैक्टिव, जो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उसका वेक्टर फॉर्म नेगेटिव होगा। ये बच्चों आप ध्यान रखो, एनी फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट्स वेक्टर फॉर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी यहां देखो, ये दो यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी कैन से r21 इज नेगेटिव ऑफ r12 बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये दो फोर्सेस भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसके लिए मैंने क्या लिखा? F12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दो फोर्सेस फॉर्म करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। So these two forces will form an action-reaction pair, and since they are opposite in direction, we wrote minus sign. इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म।